हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब आप बहुत छोटे थे, इनफैक्ट जब नर्सरी में थे तो आपको काउंटिंग कराई जाती थी। आप चीज़ों को ऐसे गिनते थे 1 2 3 4 5 6। इसको हम लोग डायरेक्ट काउंटिंग बोलते हैं। अच्छा, इस डायरेक्ट काउंटिंग से आपका काफ़ी सालों तक, इनफैक्ट 10th क्लास तक बड़े आराम से काम चला। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ़ वेज ऑफ वर्किंग को काउंट करने पड़ते थे वो बहुत कम होते थे, 10 20 40 50। लेकिन अब 11th क्लास में और आगे चल के IIT JEE मेंस और एडवांस में ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी जिसमें आपको कहा जाएगा कि ये वर्क को करने के वेज काउंट करो, और वो वेज हो सकता है 10,000 हो या 20,000 हो। अच्छा, इस ऑर्डर की काउंटिंग करने के लिए आपके वो पुराने तरीका तो नहीं चलेगा ना, 1 2 3 4 वाला डायरेक्ट काउंटिंग तो नहीं चलेगी ना। तो इस चैप्टर का मेन एजेंडा यही है कि हम लोग ये सीखेंगे कि बिना डायरेक्ट काउंटिंग किए वर्क्स को करने के वेज कैसे गिने जाएं। ठीक है ना। इनफैक्ट द पर्पस ऑफ द चैप्टर इज टू काउंट विदाउट डायरेक्ट काउंटिंग, करेक्ट। और इसके लिए हम लोग कुछ शॉर्टकट्स डेवलप करेंगे। अच्छा, शॉर्टकट्स डेवलप करने से पहले आप ये समझिए कि प्राइमरली दो टाइप के वर्क्स हम लोगों को काउंट करने को कहा जाएगा इस चैप्टर में। एक चीज़ों को अरेंज करने के तरीके, यानी कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ थिंग्स। अच्छा, अरेंजमेंट्स को ही हम लोग परमुटेशंस भी कहते हैं, करेक्ट। और कहा जाएगा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग थिंग्स बताइए क्या है, तो सेलेक्शंस को ही हम लोग कॉम्बिनेशंस भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, क्योंकि प्राइमरली ये दो टाइप के वर्क्स आपको दिए जाएंगे और कभी एक सिचुएशन में दोनों काम करने होंगे, कभी एक ही काम करना होगा, और उसके नंबर ऑफ वेज आपको काउंट करने होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये स्क्रीन पर आपके सामने इस चैप्टर का मेन एजेंडा कायदे से लिखा हुआ है। आपको भी इसको कॉपी में नोट करना है, ठीक है ना। अच्छा, एक मैं अपनी और आपकी पार्टनरशिप क्लियर कर दूं कि भाई आप ये तो चाहते हो ना कि जब ये चैप्टर आप पूरा पढ़ लो तो आपकी कॉपी में बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हों, सब चीज़ें सीक्वेंस में लिखी हों, कॉन्सेप्ट्स भी, प्रॉब्लम्स भी, उनके सॉल्यूशंस भी, करेक्ट, ताकि जब एग्जामिनेशन पास आए और आप रिवाइज करना चाहें तो कॉपी को जब आप पढ़ें तो एकदम आपको मज़ा आ जाए कि हाँ, सब कुछ याद आ गया, फ्रेश हो गया, रिफ्रेश हो गया विद इन 1 आवर और 2 आवर। तो भाई इसके लिए ज़रूरी है कि जो कुछ मैं, पार्टनरशिप ये है कि जो कुछ मैं आपकी कॉपी में लिखा देखना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म विज़न रिवीजन का याद रखते हुए, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, कुछ टाइप फॉर्म में, कुछ लिख के अपनी हैंडराइटिंग में। ठीक है ना। आपको आपका पार्टनरशिप में रोल ये है कि आप जब भी ये वीडियो देखें तो आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए, और जो जो सामने लिखा हुआ है वो आपको लिखते रहना है, लिखते रहना है, समझते रहना है, खुश रहना है। ठीक है ना। आराम से परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए इसी बात पे वीडियो पॉज करिए और कॉपी और पेन ले आइए। ठीक है, परवाह मत करिए, आप जब तक वीडियो पॉज रखेंगे मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं एक भी वर्ड आगे बोल जाऊं। ठीक है ना, ये रेगुलर क्लास नहीं है, यहाँ काफ़ी पावर आपके हाथ में है। बस आप मुझे पॉज कर दीजिए, फटाफट लेके आइए। ठीक है, डन, ले आए, वेरी गुड वेरी गुड। तो इतना ये नोट भी कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये टॉपिक शुरू करने के लिए मैं कुछ बहुत बेसिक और सिंपल प्रॉब्लम्स आपके सामने शुरुआत में रखना चाहूँगा ताकि एजेंडा क्लियर हो सके। तो फर्स्ट प्रॉब्लम नोट कर लीजिए, पॉज करिए और नोट करिए। प्रॉब्लम नोट करना एसेंशियल है। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आना शुरू हुआ। फेवरेट सिचुएशन है आपकी क्रिकेट की, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, राइट हैंडेड बैट्समैन। ठीक है, आपको एक प्लेयर सेलेक्ट करना है जो इनिंग को ओपन करे। ठीक है, सिचुएशन थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखिए, एक टीम बनाई गई है जिसमें ऑब्वियसली 11 प्लेयर्स हैं, लेकिन उसमें 5 अच्छे क्वालिटी के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं और 3 अच्छी क्वालिटी के राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, करेक्ट। तो इनके नाम भी रख लेते हैं हम लोग। जैसे ये जी नाम क्यों रखा है इनका? अरे समझ गए आप लोग, पहचान गए, गौतम गंभीर। ठीक है, और ये इनका नाम रख लिया डी फॉर धवन, और इनका नाम आर फॉर, यस वेरी गुड, रोहित शर्मा। ये वाई फॉर युवराज, एस फॉर सौरभ गांगुली, वंडरफुल। और ये के कोहली, टी तेंदुलकर, वी वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, तो भाई आपके फेवरेट प्लेयर्स आपके सामने हैं।
तो इनमें से एक प्लेयर सेलेक्ट करना है जो इनिंग को ओपन करे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो वर्क है एक प्लेयर सेलेक्ट करने का, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमें एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन सेलेक्ट करना है और एक राइट हैंडेड बैट्समैन सेलेक्ट या एक राइट हैंडेड बैट्समैन सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए कायदे से, पॉज करिए और इतना लिख लीजिए, फिर आगे डिस्कशन रिज्यूम करेंगे। हाँ, तो आपने लिखा कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग वन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। मैंने बोला था ना इस वर्क को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये दो पार्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं और इन दोनों पार्ट्स के बीच में आप ध्यान से देखें और है, आप या तो ये वर्क करो या ये वर्क करो तो आपको एक बैट्समैन मिल जाएगा जो इनिंग्स को ओपन करेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये चूजिंग वन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ये काम कितने तरीके से हो सकता है? ये देखिए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन 5 है ना, तो 5 में से कोई भी आप एक चुन सकते हो। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस वर्क इज 5। दिस कैन बी डन इन 5 वेज। सिमिलरली यू कैन चूज ए राइट हैंडेड बैट्समैन इन 3 वेज। वंडरफुल, 3 वेज, करेक्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग वन प्लेयर। तो उसके लिए देखिए ये आपको ऑब्वियसली दिख रहा है कि 8 वेज हैं चुनने के, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, डायरेक्ट देख के भी की जा सकती है, लेकिन फिर भी मैंने इसको सेलेक्ट किया है पहली प्रॉब्लम के रूप में, क्योंकि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी किन्हीं दो वर्क्स के बीच में और होगा तो उनके नंबर ऑफ वेज को हम लोग ऐड कर देंगे फाइनल आंसर निकालने के लिए। अच्छा, ये एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है कि क्यों ऐड कर देंगे वो आपको साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम निहायत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करिए। यस, नोटेड? पॉज करके नोट कर पाए होंगे, इतनी जल्दी तो नहीं हाथ चलते हैं। एनीवे, यू हैव नोटेड इट डाउन, करेक्ट। तो यहां पर देखिए सिचुएशन तो वही है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन राइट हैंडेड बैट्समैन, लेकिन एक फ़र्क है कि आपको इस बार एक ओपनिंग पेयर सेलेक्ट करना है, ओपनिंग पेयर सेलेक्ट करना है। अच्छा, उस पेयर में एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होना चाहिए और एक राइट हैंडेड बैट्समैन होना चाहिए। क्रिकेट के नॉलेजेबल लोग मुस्कुरा रहे हैं मनी मन, क्योंकि उनको मालूम है कि जब ओपनिंग पेयर में एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होता है और एक राइट हैंडेड होता है तो बॉलर्स जो हैं वो लाइन लेंथ पकड़ ही नहीं पाते कभी। चलो खैर, अभी क्रिकेट के ज्ञान को जरा किनारे रखते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं कि ये पेयर कितने तरीके से चुना जा सकता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपके सामने फिर से वो प्लेयर्स रखता हूँ, नाम आपको याद है, GDRYS KTV, फुल फॉर्म्स क्लियर हैं आप लोगों को। अब देखिए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो इन पाँचों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो मैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन G सेलेक्ट करूँ या D या R या Y या S, डन, ठीक है ना। G या D या R या Y या S, करेक्ट। अच्छा, अब सपोज करिए मैंने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चुना धवन को, ठीक है ना, या चलिए गौतम गंभीर से शुरू करते हैं। तो राइट हैंडेड बैट्समैन किसे किसे चुन सकते हो, K या T या V। अगर मैंने धवन को चुना सपोज करिए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए, तो राइट हैंडेड बैट्समैन फिर से K या T या V। अगर रोहित शर्मा को चुना तो K T या V। युवराज को चुना अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन तो राइट हैंडेड बैट्समैन कोहली या तेंदुलकर या वीरेंद्र सहवाग। और अगर सौरभ को चुना तो फिर से कोहली या तेंदुलकर या वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। तो आप ये डायग्राम देख रहे हो, इंटरेस्टिंग डायग्राम है कि कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं और हर ब्रांच से कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं। इसीलिए ये ब्रांचेस वाले स्ट्रक्चर की वजह से ही इस डायग्राम को कहा जाता है ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम, दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड ट्री डायग्राम। ये इस चैप्टर में हमारी काफ़ी मदद करने वाला है। लेकिन फिलहाल आगे की बात तो आगे करें, आगे देखेंगे इसका क्या क्या इस्तेमाल होगा, कैसे ये काउंटिंग को सिंप्लीफाई करेगा। लेकिन अभी फिलहाल इस प्रॉब्लम का आंसर तो आपको इस ट्री डायग्राम से मिल चुका है। अरे कैसे, देखिए ध्यान से, इंटरेस्टिंग है ये कैसे आंसर मिला आपको इस प्रॉब्लम का। देखिए इस ट्री डायग्राम की कोई भी एक कंप्लीट ब्रांच अगर आप देखेंगे, जैसे ये ब्रांच देखिए आपने GV, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चुना है गौतम गंभीर को और राइट हैंडेड बैट्समैन चुना है वीरेंद्र सहवाग को। तो ये एक ओपनिंग पेयर आपको शो कर रहा है ये, ठीक है ना। एक और देखिए RT का मतलब हुआ एक बैट्समैन है रोहित शर्मा और एक है तेंदुलकर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेसिकली हर ब्रांच एक तरीका दे रही है ओपनिंग पेयर को सिलेक्ट करने का, ठीक है।
तो जितनी ब्रांचेस होंगी उतने ही नंबर ऑफ वेज होंगे ओपनिंग पेयर को सेलेक्ट करने के। तो कितनी ब्रांचेस हैं यहाँ पर, जरा गिना जाए कितनी ब्रांचेस हैं। ये 1 2 3 3 ब्रांचेस, फिर यहाँ 3 ब्रांचेस, फिर यहाँ ये तीन ब्रांचेस कितनी बार निकली हैं? 5 बार। 5 times you are seen that 3 branches are coming out. So that means total number of branches is 15. 5 into 3 15. तो 15 तरीके से आप ओपनिंग पेयर को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ये 15 ब्रांचेस इज इक्वल टू 15 फेज, क्योंकि हर ब्रांच ओपनिंग पेयर को सेलेक्ट करने का एक तरीका है, करेक्ट। अच्छा, इस प्रॉब्लम को करने का एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, उसको भी जरा नोट करते हैं। ये तो सब नोट कर लिया होगा आपने, ऑब्वियसली पिक्चर नहीं बनानी है आपको बस प्लेयर्स के नाम लिखने, और प्लेयर्स के नाम भी लिखते समय ये स्पेसिफाई कर देना कि GDRYS आर लेफ्ट हैंडेड एंड दीज आर राइट हैंडेड बैट्समैन, करेक्ट, ये स्पेसिफाई कर देना आप लोग। चलिए एक दूसरा तरीका देखते हैं। पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वर्क था एक बैट्समैन को सिलेक्ट करने का, उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है। उसी तरीके से ओपनिंग पेयर को सिलेक्ट करने के वर्क को भी 2 पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। लिख लो फटाफट, पॉज करो और लिख लो, ठीक है। तो 2 पार्ट्स तो यहाँ भी वही हैं। जैसे आपको ओपनिंग पेयर सेलेक्ट करना है तो आपको एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सेलेक्ट करना है, एक राइट हैंडेड बैट्समैन सेलेक्ट करना है। अभी मैंने सिलेक्शन के तरीके दिखाए। तो भाई डिफरेंस क्या है इस प्रॉब्लम में पिछली प्रॉब्लम से? बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चुनना है एंड राइट हैंडेड बैट्समैन चुनना है। वहाँ और लिखा था मैंने, यहाँ एंड लिखा है। तो ज़रा दोनों प्रॉब्लम्स का डिफरेंस आप फिजिकली भी समझिएगा। पहले इन फर्स्ट प्रॉब्लम में 2 वर्क्स के बीच में चॉइस थी, आप या तो राइट हैंडेड बैट्समैन सेलेक्ट करो या राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सेलेक्ट करो, या राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड। लेकिन यहाँ चॉइस नहीं है, यहाँ दोनों काम सक्सेशन में करने हैं। सक्सेशन मतलब आपको पहले लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सेलेक्ट करना है और फिर राइट हैंडेड बैट्समैन सेलेक्ट करना है। तो जब भी 2 वर्क्स के बीच में एंड लगा हो, उन दोनों वर्क्स को सक्सेशन में करना हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 5 वेज हैं, यहाँ पर 3 वेज हैं। तो मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच में एंड है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिखेंगे 15 वेज। अब देखिए, नॉर्मली जब टीचर्स पहली बार स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जब एंड देखो तो मल्टीप्लाई करो, तो बच्चे लोग एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे भाई ये क्या बात है, एंड पे मल्टीप्लाई क्यों। लेकिन आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये जो रूल मैंने आपको बताया है ये डायरेक्टली नहीं बता दिया है, आपके सामने डेवलप किया है। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो ट्री डायग्राम था उसमें 5 into 3 वेज साफ साफ आपको नजर आ रहे हैं। तो वही 5 into 3 यहाँ पर लिख दिया गया है और एक वर्किंग रूल डेवलप किया गया है कि जब भी 2 वर्क्स के बीच में एंड होगा तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो इस वर्किंग रूल को और गहराई से समझने के लिए कुछ और सिचुएशंस देखते हैं, थोड़ी सी टफ इसके मुकाबले। ये तो निहायत बेसिक और आसान सिचुएशन थी आपके लिए, करेक्ट। तो नेक्स्ट सिचुएशन नोट कर लीजिए। घंटी बज गई है, घंटी बजने का मतलब है नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। नई प्रॉब्लम शुरू करने पर घंटी बजेगी। पॉज करिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो भाई हाईफाई इंटरनेशनल स्कूल है, उसमें एक क्लास 9th है, एक क्लास 10th है। 9-10 में कुछ बच्चे हैं। अच्छा, उन बच्चों को जरा पहचान लेते हैं, उनके नाम रख लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं, ठीक है ना। तब जाके देखेंगे क्या हमें करना क्या है, ठीक है ना। टीम को सेलेक्ट करनी है, थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है, अभी माइन्यूटली समझेंगे हम लोग, लेकिन पहले ज़रा बच्चों से मुलाकात कर ली जाए। तो ये देखिए, ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। 9th क्लास के स्टूडेंट्स में आपको देखिए 1 2 3 गर्ल्स नज़र आ रही हैं। तो इनके नाम मैंने रखे स्मॉल G1, स्मॉल G2, स्मॉल G3, और 3 बॉयज़ हैं, इनके नाम B1, B2, B3, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही ये क्लास 10th के बच्चों से मिल लीजिए, इनके भी नाम रख लेते हैं। इनके नाम रख लेते हैं, क्या नाम रखे जाएं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बड़े हैं ना बच्चे, 9th क्लास के मुकाबले बड़े हैं, तो इनके नाम रखेंगे हम कैपिटल G1, कैपिटल G2, कैपिटल G3, और बॉयज़ का नाम कैपिटल B1, कैपिटल B2। चलिए भाई, आपकी स्टूडेंट्स से मुलाकात हो गई, उनके नाम भी रख लिए।
ये गीता मोहन सीता वगैरह नाम नहीं रखा करेंगे हम लोग, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें, नाम इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए प्रॉब्लम को थोड़ा माइन्यूटली समझते हैं। आपको करना क्या है कि ये सब सिचुएशन तो समझ में आ गई, कब कहाँ कितने बच्चे हैं। ए टीम कंसिस्टिंग ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, इंपॉर्टेंट बातें अंडरलाइन कर लें। एक टीम सेलेक्ट करनी है जिसमें 1 बॉय 1 गर्ल होना चाहिए, इज टू बी चूजन फ्रॉम वन ऑफ द क्लासेस, ठीक है ना। समझिए जरा ध्यान से कि टीम आपको सेलेक्ट करनी है, उसमें 1 बॉय होना चाहिए 1 गर्ल होनी चाहिए, और वो टीम किसी एक क्लास से होनी चाहिए, यानी एक बॉय और एक गर्ल दोनों या तो 9 से चुनो या फिर दोनों 10 से चुनो। ये नहीं कि एक बॉय आपने 9 से ले लिया और गर्ल 10 से ले ली, दिस इज नॉट अलाउड, करेक्ट। तो देखिए टीम हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। टीम 9th क्लास से सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज पता लगाते हैं, और फिर देखेंगे 10th क्लास से अगर टीम सेलेक्ट करें तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है डन। चलिए ये देखिए आपके सामने वेज ऑफ चूजिंग टीम फ्रॉम क्लास 9th के बच्चे भी आपको देख रहे हैं। तो देखिए इन बच्चों में से सपोज करिए हमने डिसाइड किया पहले गर्ल सेलेक्ट कर लेते हैं, भाई एक गर्ल एक बॉय दोनों ही सेलेक्ट करने ना, गर्ल सेलेक्ट करते हैं। तो क्या क्या तरीके हैं, या तो आप G1 को सेलेक्ट करोगे या G2 या G3, ठीक है। अच्छा अगर आपने G1 गर्ल को सेलेक्ट किया तो बॉयज कौन कौन से सेलेक्ट कर सकते हो, B1 B2 या B3, बिल्कुल ठीक। और अगर G2 को सेलेक्ट किया तो B1 B2 या B3, B1 B2 या B3, ठीक है। तो ये देखिए ये ट्री डायग्राम बना है, नाम तो पहले से ही क्लियर है आपको। इस ट्री डायग्राम की कोई भी ब्रांच आपको क्या बता रही है, जैसे ये वाली ब्रांच देखें G2B1 ये बता रही है कि जो टीम आपने चुनी है उसमें गर्ल G2 है और बॉय B1 है, वेरी गुड, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, G3B2, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है क्लास 9 से टीम चुनने का कि गर्ल आप G3 चुन लो और बॉय B2 को चुनो, करेक्ट। तो भाई कोई भी ब्रांच इस ट्री डायग्राम की आपको एक तरीका दे रही है क्लास 9 से टीम सेलेक्ट करने का। तो क्लास 9 से टीम सेलेक्ट करने के टोटल कितने तरीके हैं, ये देखिए 3 ब्रांचेस निकली, एंड ऑल द 3 ब्रांचेस आर गिविंग राइज टू 3 ब्रांचेस, करेक्ट। सो 3 × 3 इज इक्वल टू 9 वेज। ये तरीके हैं क्लास 9 से टीम चुनने के, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा है सब कुछ आपको। अब देखिए 10th की बात करें तो 10th में आपको टीम चुनी, तो पहले चलिए गर्ल को सेलेक्ट करते हैं, तो कैपिटल G1 कैपिटल G2 कैपिटल G3, करेक्ट। अच्छा फिर कैपिटल G1 को अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आप बॉय B1 को ले सकते हो या B2 ले सकते हो। अगर G2 को सेलेक्ट किया है तो बॉय B1 ले सकते हो या B2 ले सकते हो। G3 को सेलेक्ट किया है तो बॉय B1 ले सकते हो या B2 ले सकते हो। हर ब्रांच आपको एक तरीका दे रही है, ये बात तो क्लियर हो चुकी है आपको। जैसे G3B1 जो है वो क्लास 10 से टीम चुनने का एक तरीका है कि गर्ल आप G3 ले लो और बॉय B1 ले लो, बिल्कुल ठीक। तो जितनी ब्रांचेस उतनी वेज, कितनी ब्रांचेस हैं 3 × 2 यानी कि 6 वेज। समझ में 100% इसलिए आ रहा है कि हम लोग साथ साथ डायरेक्ट काउंटिंग भी करते हुए चल रहे हैं। ये डायरेक्ट काउंटिंग देखिए सारे वेज सामने लिखे हुए तो हैं, ठीक है ना। लेकिन ट्री डायग्राम एक ऐसा टूल है कि अभी तो चलिए हम पूरा बना रहे हैं और एक तरीके से डायरेक्ट काउंटिंग के इक्विवेलेंट हमारा काम हो जा रहा है, लेकिन इसलिए मैं कर रहा हूं इतना डिटेल में ताकि आपको ट्री डायग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ट्री डायग्राम की सबसे बड़ी पावर यह है कि पार्शियल ट्री डायग्राम बना के भी, एक अधूरा ट्री डायग्राम बना के भी आपको आंसर मिला करेगा आगे चल के। चलिए अभी तो आप देखते जाइए क्या क्या होता है। हाँ तो भाई ये 6 वेज आपको नजर आ गए। अच्छा इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन का लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, उसको जरा ध्यान समझ लीजिए। चूजिंग टीम आपको ओवरऑल वर्क है। ओवरऑल वर्क को करने के वेज हैं, सपोज करिए एक्स वेज हैं, करेक्ट। अच्छा इस वर्क को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, चूजिंग टीम फ्रॉम क्लास 9th, चूजिंग टीम फ्रॉम क्लास 10। अच्छा इन दोनों के बीच में क्या है, एंड या और, सोचो जरा। यस और है भाई, और क्योंकि या तो आप 9 से टीम चुनोगे या 10 से चुनोगे। ऐसा थोड़ी है कि 9 से भी टीम चुन रहे हो 10 से भी टीम चुन रहे हैं। अगर ऐसा करोगे तब तो 2 टीम्स हो जाएंगी ना, जबकि प्रॉब्लम में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ एक टीम सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। तो बीच में और है, करेक्ट। अच्छा अब देखिए ये वाला वर्क पे ध्यान लगाते हैं, चूजिंग टीम फ्रॉम क्लास 9th। चूजिंग टीम फ्रॉम क्लास 9th वाला जो वर्क है इसके भी 2 पार्ट्स हैं, देखिएगा ध्यान से। चूजिंग 1 गर्ल 1 बॉय। अच्छा 1 गर्ल चुनने के कितने तरीके हैं, 3, और 1 बॉय
3। अच्छा 1 गर्ल चुनना है या 1 बॉय तो हो जाएगा 9 से टीम चुनने के लिए? नहीं 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 नहीं, 9th क्लास से टीम चुनने के लिए आपको 1 बॉय चुनना है एंड 1 गर्ल चुनना है, तब जाके वो टीम पूरी होगी कि टीम में भाई 2 पर्सन होने चाहिए, एक बॉय एक गर्ल, तो बीच में ये एंड का निशान आएगा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ देखिए इस वर्क में भी एक 10th क्लास से टीम चुनेंगे तो एक गर्ल चुनना है एंड एक बॉय चुनना है, तो एंड यहाँ भी होगा। वेज कितने होंगे? गर्ल चुनने के 3 वेज हैं, बॉय चुनने के 2 वेज हैं। नाम हम तो सब रख ही चुके हो आप, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये यहाँ पर 3 ये वेज जो 3 और 3 है, बीच में एंड लगा हुआ है, तो एंड जब भी लगाओ तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3। अच्छा यहाँ पर भी एंड लगा हुआ है तो 3 × 2। अब सवाल है ये 3 × 3 9, पहले भी आया था, ट्री डायग्राम से भी आया था, इसलिए पूरा अच्छे से समझ रहे हो आप। और 3 × 6, 3 × 2 6, ये भी ट्री डायग्राम से आया था। सवाल है इन दोनों का क्या किया जाए। तो जब भी इसका जवाब आपको चाहिए हो तो आप ये देखिए कि इस वर्क और इस वर्क के बीच में ये क्या है, और है या एंड है। तो चूंकि यहाँ पर और है इसलिए बिल्कुल सही आपने बताया कि इनको प्लस किया जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 9 + 6 यानी कि 15। दिस इज द फाइनल आंसर। 15 वेज इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। करेक्ट? सब कुछ लिख लिया पॉज करके? चलिए इसी बात को शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी तो मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी और एंड वगैरह वगैरह, क्योंकि नया नया मामला है भाई, तो एक एक चीज़ एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। शॉर्ट में लिखने का तरीका देखिए जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में काम आएगा। ये देखिए हमारे पास 2 क्लासेस हैं, एक 9th और एक 10th। अच्छा 9th में गर्ल्स कितनी है? 3, बॉयज़ कितने हैं? 3। और 10th में गर्ल्स 3 हैं और बॉयज़ 2 हैं, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग टीम। अब सपोज करें 9 से आपको टीम चुनना है, 9 से टीम चुनना है तो कितने तरीके हैं? 3 × 3, क्योंकि बॉय चुनना है एंड गर्ल चुनना है एंड बॉय चुनना है, तो 3 × 3 9। ऐसे ही 10 से गर्ल चुनना है एंड बॉय चुनना है तो 3 × 2 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? उसके लिए आप सोचोगे भाई 9 से टीम चुनना है या 10 से टीम चुनना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 9 + 6 = 15। जो लोग भाई ना लिख पाए हों वो पॉज करें, एक एक सेंटेंस एक एक वर्ड कायदे से लिखें। जिस तरीके से मैंने टेबुलेशन किया है बिल्कुल वैसे ही टेबुलेट करके लिखें, आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट प्रॉब्लम। घंटी बज गई, अगला सवाल आ गया, नोट करिए पॉज करके। यस, नोटेड। तो देखिए भाई, द जस्ट चोजन टीम इज प्लानिंग इट्स जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू गोवा वाया मुंबई। वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो टीम अभी आपने हाईफाई इंटरनेशनल स्कूल से सेलेक्ट की है वो हाईफाई इंटरनेशनल स्कूल्स से जो कि न्यू दिल्ली में है वहाँ से गोवा जाना चाहती है। अच्छा, क्यों गोवा जाना चाहती है? एक एक्वा फेस्टिवल, एक्वा फेस्ट हो रहा है, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो रहा है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उस टीम को गोवा जाना है, ठीक है ना। लेकिन गोवा डायरेक्ट नहीं जाना है, गोवा वाया मुंबई जाना है। अच्छा, फिर काफ़ी डिटेल्स दिए हुए हैं कि न्यू दिल्ली से मुंबई जाने के लिए इतनी ट्रेन्स हैं, इतनी फ़्लाइट्स हैं, 3 ट्रेन्स 3 फ़्लाइट्स हैं इनफैक्ट, और फिर मुंबई से गोवा जाने के लिए 3 फ़्लाइट्स हैं, 2 ट्रेन्स हैं, 2 क्रूजेज़ हैं। क्रूजेज़ अभी कुछ ही महीने पहले भाई चलने शुरू हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए ऐसा करते हैं, इस प्रॉब्लम को थोड़ा और विजुलाइज करते हैं और मज़ा लेते हैं। वैसे तो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक समझ में आ गई है आपके, लेकिन शुरुआती प्रॉब्लम्स में मज़े भी तो चाहिए हमें। तो देखिए ये आपके सामने है। अब इनको भाई पॉज करके बनाने मत लगिएगा, ये सब नहीं, पिक्चर विक्चर नहीं बनानी है आपको कॉपी में। मैं बताऊँगा कॉपी में आपको क्या लिखना है। अभी फ़िलहाल ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ हो क्या रहा है। ये जो टीम चुनी गई है वो यहाँ दिल्ली में है शुरू में, दिल्ली से उसे जाना है मुंबई और मुंबई से जाना है गोवा, करेक्ट। तो दिल्ली से मुंबई जाने के 2 तरीके हैं, या तो वो फ़्लाइट से जाए, तो कितनी फ़्लाइट्स हैं? 3 फ़्लाइट्स हैं और 3 ट्रेन्स भी हैं, करेक्ट। दोनों में से कैसे भी ये मुंबई से दिल्ली से मुंबई टीम जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अब मुंबई से गोवा कैसे कैसे जा सकती है? 3 फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, देन 2 ट्रेन्स एंड 2 क्रूजेस, ठीक
ठीक है। अच्छा, फ्लाइट, ट्रेन, क्रूजेज सामने बनी हुई हैं ताकि भाई जिन लोगों ने किसी के दर्शन ना, जैसे जिन्होंने कभी फ्लाइट ना देखी हो तो पता चल जाए फ्लाइट, ट्रेन ना देखी हो तो ट्रेन, क्रूज़ तो भाई कई लोगों ने नहीं देखा होगा, सवारी अभी नहीं करी होगी क्योंकि अभी जल्दी चलना शुरू हुआ है। तो ये दो क्रूजेज़ एग्जैक्टली वही क्रूजेज़ हैं, जलेश एंड एंग्रिया, जो अभी चलना शुरू हुए हैं। तो कभी मौका लगे तो आप मुंबई से गोवा का एक क्रूज़ एंजॉय करके आइए। चलिए खैर, अभी काउंटिंग पर आते हैं, अभी फिलहाल एंजॉयमेंट बाद में करेंगे। अब सवाल है कि वो ये जो पूरी सिचुएशन है वो कॉपी में लिखी कैसे जाए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि सब कुछ समझ में आया, मैंने हवा में हाथ हिला हिला के सब कुछ समझा दिया आपको, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि लिखना क्या है। तो एग्ज़ाम में हाथ हिला हिला के थोड़ी सॉल्व करोगे, कौन देखेगा आपको हाथ हिलाते हुए एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में एग्जामिनर के पास वही जाएगा जो कॉपी में आप कायदे से लिख के आओगे। तो इसलिए कॉपी में कैसे लिखा जाए वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये न्यू दिल्ली से मुंबई, न्यू दिल्ली से मुंबई आपके पास 3 फ्लाइट के ऑप्शंस हैं आपके पास, मतलब टीम के पास, और 3 ट्रेन के ऑप्शंस हैं। मुंबई से गोवा, मुंबई से गोवा देखो यहाँ लिखा हुआ है, फ्रॉम मुंबई टू गोवा देर आर 3 फ्लाइट्स, और देखिए 2 ट्रेन्स, और देखिए 2 क्रूजेस, ठीक है। ये सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लिया, रिप्रेजेंट कर लिया, और रिप्रेजेंट ऐसे किया है कि सब नज़र आ रहा है पूरा प्रोसेस कि न्यू दिल्ली से पहले मुंबई जाना है, फिर मुंबई से गोवा जाना है, ठीक है। अच्छा, ये नज़र आते आते आपको ये भी समझ में आ गया कि जो जर्नी कंप्लीट की जा रही है उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है। एक पार्ट है न्यू दिल्ली से मुंबई और दूसरा पार्ट है मुंबई से गोवा। बिल्कुल ठीक, ये बात आपके समझ में आ गई है, ठीक है। तो कंप्लीटिंग जर्नी के अगर एक्स वेज हैं तो देखिए इसके 2 पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं, न्यू दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू गोवा। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या है, एंड है या और है? सोचो सोचो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है यहाँ पर इस सवाल में, और है? और नहीं नहीं नहीं, और नहीं। अरे ऐसा थोड़ी होगा कि वो न्यू दिल्ली से मुंबई चली जाए टीम, या फिर मुंबई से गोवा चली जाए, बस हो गई जर्नी। जर्नी कंप्लीट करने के लिए उसको न्यू दिल्ली से मुंबई जाना होगा एंड मुंबई से गोवा भी जाना होगा। वेरी गुड। तो बीच में क्या है, एंड, ठीक है। अच्छा, अब न्यू दिल्ली टू मुंबई वाला जो वर्क है, न्यू दिल्ली से मुंबई जाने वाला जो वर्क है, उसके भी 2 पार्ट्स हैं कि वो फ्लाइट से जाए या ट्रेन से जाए, एंड ट्रेन से और ट्रेन से जाए, फ्लाइट से और ट्रेन से। अरे ऐसा थोड़ी होगा कि टीम जो है फ्लाइट से भी जा रही है, ट्रेन से भी जा रही है न्यू दिल्ली टू मुंबई, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। पॉसिबल ये है कि वो या तो फ्लाइट से जाए या ट्रेन से जाए। तो फ्लाइट से जाने के कितने वेज हैं? बिल्कुल ठीक, 3, और ट्रेन से जाने के कितने वेज हैं? 3, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ देखिए, मुंबई से गोवा वो फ्लाइट से जाए या ट्रेन से जाए या क्रूज से जाए। अब फ्लाइट से जाने के वेज कितने हैं? 3, ट्रेन से जाने के कितने वेज हैं? 2, और क्रूज से जाने के कितने वेज हैं? 2, ठीक है। तो भाई अब कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ देखिए 3 और 3 मतलब 3 + 3, और इधर देखिए 3 और 2 यानी कि 3 + 2 + 2। अच्छा, ये जो आंसर्स आएंगे, नंबर ऑफ वेज आएंगे वर्क के, उनको हमें क्या करना होगा? इसका जवाब मिलेगा इस एंड से, क्योंकि बीच में एंड है इसलिए इनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 + 3 6, और ये 7, 6 × 7 यानी 42 वेज इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। द वैल्यू ऑफ x इज 42, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ हम लोगों ने कोई डायरेक्ट काउंटिंग नहीं करी है। पहले क्या हो रहा था, मैं आपको डायरेक्ट काउंटिंग में सारे वेज दिखा भी देता था ट्री डायग्राम बना के, और फिर उसको काउंट भी करता था ये एंड और से, तो बात बहुत अच्छे समझ में आती। यहाँ मैंने डायरेक्ट काउंटिंग नहीं की है, यहाँ केवल प्रिंसिपल का यूज़ किया है। तो भाई अगर डायरेक्ट काउंटिंग करने का मन आपका कर रहा है तो इन फ्लाइट्स के नाम रखना F1, F2, F3, T1, T2, T3, कैपिटल यूज़ कर लेना, यहाँ स्मॉल लेटर्स यूज़ करना, F1, F2, F3, T1, T2, C1, C2, ठीक है। और फिर सारे वेज लिख डालना जर्नी कंप्लीट करने के। जब वो 42 वेज आप लिख लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा। वैसे अभी भी काफ़ी हाई चल रहा है, लेकिन और अगर आप डेप्थ में इंजॉय करना चाहते हो चीज़ों को, काउंटिंग को, तो आप ये डायरेक्ट काउंटिंग यहाँ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले देखिए तालियों के साथ कुछ स्वागत हुआ है। किसका स्वागत हुआ है? टेक्निक 1 का।
एक्चुअली मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो हम लोग कायदे से मिलजुल कर डेवलप करेंगे, कुछ ज़बरदस्ती आपको नहीं बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी कोई नई टेक्निक आएगी तो तालियों के साथ स्वागत उसका किया जाएगा। चलिए एक बार और स्वागत होते हुए देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, सुनिए ध्यान से। यस, ठीक है। तो भाई क्या है टेक्निक का नाम? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? कि अगर एक W1 वर्क है जो M वेज से हो सकता है, W2 वर्क है जो N वेज से हो सकता है, और W है जो X वेज से हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज कंसीडर की गई हैं। सपोज करिए W इज इक्वल टू W1 और W2, यानी W एक वर्क है, उसके दो पार्ट्स हैं, उसको दो पार्ट्स हैं W1 एंड W2। अच्छा, अब उन दोनों पार्ट्स में से कोई एक करना है आपको, चॉइस है आपके पास, या तो W1 करो या W2 करो, तो W वर्क हो जाएगा। ऐसी अगर सिचुएशन हो तो W के नंबर ऑफ वेज यानी X निकालने के लिए आपको W1 के नंबर ऑफ वेज यानी कि M, W2 के नंबर ऑफ वेज यानी कि N, इन दोनों को डॉट 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 करना पड़ेगा। डॉट 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 मतलब ऐड या मल्टीप्लाई? ऐड, बिल्कुल ठीक, यही बात तो इतनी देर से सीख रहे हैं, यानी X इज इक्वल टू M प्लस N, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही W अगर W1 एंड W2 के बराबर है, यानी W के जो दो पार्ट्स हैं उनको सक्सेशन में एक के बाद एक करना पड़ता है, तो नंबर ऑफ वेज को आप मल्टीप्लाई करेंगे M इंटू N, ठीक है ना। X विल बी इक्वल टू M इंटू N। इस प्रिंसिपल को कि जब और हो तो ऐड करना है, जब एंड हो तो मल्टीप्लाई करना है, इस प्रिंसिपल को कहा जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इस चैप्टर में शुरू तो होता है लेकिन ख़त्म कभी नहीं होता। ख़त्म कभी नहीं होता मतलब, अरे परेशान मत होइए, ये मत सोचिए मैं आपको इस चैप्टर में सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही पढ़ाता रहूँगा, ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। ख़त्म ना होने का मेरा मतलब है कि आगे हम और भी नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नई नई प्रॉब्लम्स करेंगे, उन प्रॉब्लम्स में नए कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होंगे, लेकिन साथ साथ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो आपको जरूर ही ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए देखिए इस प्रिंसिपल का नाम फंडामेंटल रखा गया। ये एक बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो आपको हर प्रॉब्लम में कायदे से ध्यान रखना पड़ेगा। और बच्चे लोग कई बार प्रॉब्लम में हाई लेवल का कॉन्सेप्ट पता चला क्लियर कर लेते हैं, लेकिन ये बेसिक बात गलत कर जाते हैं। जहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहिए वहाँ ऐड कर लेते हैं गलती से, और जहाँ ऐड करना चाहिए वहाँ गलती से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप लोग, पूरी उम्मीद है मुझे, ये गलती ना अभी करोगे ना आगे फ्यूचर में कभी करोगे, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से पूरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लिख लीजिए। अच्छा, अब देखिए आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब एक और बात दिमाग में आ रही है कि इस पर बेस्ड क्या आईआईटी में कोई क्वेश्चन आ भी सकता है? इतना बेसिक प्रिंसिपल, क्या ऐसा सवाल बन सकता है आईआईटी वाला, आईआईटी में आने लायक, कि केवल इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हो? मेरा जवाब है यस। एक्चुअली आईआईटी में जो पर्सन्स बैठे हुए हैं ना, प्रोफेसर साहब पेपर बनाते हैं आपका, वो प्रॉब्लम्स बनाने में एक्सपर्ट है बिल्कुल, ठीक है ना। उनको आप एक छोटा सा नुक्ता दे दीजिए, छोटा सा मुद्दा दे दीजिए, उस पर भी वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बना सकते हैं, ठीक है ना। ये उनके पास पावर है, करेक्ट। तो देखते हैं उस पावर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो लोग। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। पॉज करिए और नोट कर लीजिए। नोटेड। तो भाई देखिए यहाँ बड़ा कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रहा है, खास तौर से इंटेलिजेंशिया कॉन्वेंट स्कूल का नाम है, इंटरनेशनल मैथ्स क्विज है, ये तो चलो किससे कहानी कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिर टीम होनी है, उसमें एक बॉय एक गर्ल होना है, ये भी इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि अभी टीम वाला सवाल हमने किया था। यहाँ नयापन क्या है कि सेक्शंस जो दिए हुए हैं वो AI करके दिए हुए हैं, I = 1 2 3 4 डॉट डॉट N, और फिर MI बॉयज़ NI गर्ल्स, ये AI MI NI, इन सब की वजह से भाई सिचुएशन बहुत टफ लग रही है हमें, क्या करें। तो देखिए ये IIT वालों की फेवरेट भाषा है, किसी भी चैप्टर का सवाल वो इस लैंग्वेज में दे सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे। आप क्या करो, आई देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 N कुछ भी हो सकता है। अच्छा, डराने वाले लोग कैसे डराते हैं बच्चों, N की वैल्यू 1000 भी हो सकती है। अब बच्चे लोग डर के बेहोश हो गए, अरे 1000 सेक्शन होंगे तो कैसे कर पाएंगे हम इस क्वेश्चन को, छोड़ो भाई हमारे बस का नहीं है। आप क्या करो, परेशान होने के बजाय आप I = 1 पे फोकस करो, सारी ताकत आप लगा दो I = 1 पे, ठीक है ना। देखो अभी मजा आएगा, अभी समझ में आना शुरू होगा। ये I = 1 के लिए देखिए सेक्शन का नाम क्या हुआ, A1। अच्छा, A1 में कितने बॉयज़ हैं, M1, और कितनी गर्ल्स हैं, N1। अरे भाई तो A1 सेक्शन तो समझ में आया ना आपको, M1 बॉयज़ हैं और N1 गर्ल्स हैं,
ठीक है। ऐसे ही हिम्मत करके जरा 2 के लिए देखते हैं। A2 सेक्शन में M2 बॉयज़ हैं, N2 गर्ल्स हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए समझ में आ रहा है। जैसे आपसे कोई पूछे कि सेक्शन नंबर A200 में बताओ कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, तो आप तुरंत बता दोगे M200 N200, ठीक है ना। तो ये बात तो आपने ज़्यादा आसानी से बता दी। अगर मैं डेटा दे देता कि 56 बॉयज़ 27 गर्ल्स 10 बॉयज़ 5 गर्ल्स 11 बॉयज़, तब तो आपको तब भी डेटा में बहुत ढूंढना पड़ता। लेकिन यहाँ तो नोटेशन के फॉर्म में चूंकि दिया हुआ है तो आप आसानी से ये बता सकते हो कि A200 सेक्शन में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा करते हैं, इस प्रॉब्लम को करने के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है जो अभी अभी हमने समझी है इसको टेबुलेट कर लेते हैं। टेबुलेशन अभी आपने देखा था बॉय गर्ल वाले प्रॉब्लम में, उसी टाइप का टेबुलेशन यहाँ करते हैं। देखिए सेक्शंस के नाम क्या क्या हैं। सेक्शन यहाँ पर हैं A1 A2 और A3 डॉट 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 AN, ये N सेक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, अब A1 सेक्शन में हम लोगों ने समझा था बॉयज़ हैं M1 और गर्ल्स हैं N1। ऐसे ही A2 में M2 N2। अरे देख रहे हैं, इस फॉर्म में अगर प्रॉब्लम दी है तो ज़्यादा आसान है। लोग शुरू में क्या गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं और प्रॉब्लम से डर जाते हैं। ज़्यादा आसान इस सेंस में कि आपको पीछे पलट के प्रॉब्लम में देखना भी नहीं है कोई डेटा। अगर नंबर्स होते तो बार बार पलट के मैं प्रॉब्लम देखनी पड़ती। यहाँ तो आप ऐसे ही एक सिस्टम समझ में आ गया आपको कि A3 सेक्शन में M3 बॉयज़ हैं और N3 गर्ल्स हैं, डॉट 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 AN सेक्शन में MN बॉयज़ हैं और NN गर्ल्स हैं, ठीक है। तो भाई जितनी इंफॉर्मेशन थी सब हमने कायदे से टेबुलेट करके लिख ली। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अच्छा, इसके बाद देखिए नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग टीम। A1 से टीम अगर आप चुनते हो तो उसके लिए A1 से टीम चुनने का मतलब क्या है, 1 बॉय सेलेक्ट करना है एंड 1 गर्ल सेलेक्ट करना है। तो इसके वेज हो जाएंगे M1 into N1। अरे भाई, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में यही तो सीखा है ना आप लोगों ने कि जब वर्क के पार्ट्स के बीच में एंड हो तो नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो M1 into N1। A2 सेक्शन से अगर टीम चुनते हो तो उसके लिए एक बॉय सेलेक्ट करना होगा एंड एक गर्ल सेलेक्ट करनी होगी, यानी M2 N2। अरे भाई, प्रॉब्लम याद है ना आपको। देखिए प्रॉब्लम में क्या था, द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग द टीम इज, और टीम के बारे में क्या दिया हो, द टीम इज टू बी चोजन फ्रॉम वन ऑफ द सेक्शंस। ये वन ऑफ द सेक्शंस वाली बात याद है, ठीक है। तो किसी एक सेक्शन से ही टीम चुननी है। तो सब बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन चल रहा है हमारा। M3 N3, ऐसे ही अगर AN सेक्शन से टीम चुनते हो देन नंबर ऑफ वेज इज MN into NN, करेक्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग टीम इज इक्वल टू, क्या करना होगा इन वेज का, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। ये इसके लिए यहाँ देखना होगा कि भाई हमें टीम सेक्शन A1 से सेलेक्ट करनी है या सेक्शन A2 से या सेक्शन A3 से, ठीक है ना। बीच में OR और है। मैं OR और को हिंदी में बोलना पसंद करता हूँ क्योंकि और जब मैं बोलता हूँ तो कुछ नादान लोग उसे एंड की हिंदी और समझ लेते हैं और अनर्थ कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं अक्सर या बोलूँगा और के बजाय। टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस डॉट 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 MN NN। ये है आपका फाइनल आंसर। लेकिन इस फाइनल आंसर को देख के बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। फाइनल आंसर भाई हमारा थोड़ा कॉम्पैक्ट होना चाहिए, शॉर्ट में लिखा हुआ होना चाहिए। तो क्या कोई शॉर्ट नोटेशन आप जानते हो ऐसी सीरीज़ को सम को लिखने के लिए? यस, बिल्कुल सही याद आया आपको, सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन आपने क्लास 10th में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है ना। उसी का यूज़ करके मैं अभी आपको ये लिख के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो जनरल टर्म है दैट इज़ MI NI, ठीक है। और इसमें I की वैल्यू आप 1 रख रहे हो, फिर 2 रख रहे हो, फिर 3 रख रहे हो, फिर डॉट 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 N रख रहे हो और फिर सबको सम कर रहे हो। तो इस चीज़ को कैसे लिखोगे, सिग्मा I गोइंग फ्रॉम 1 to N, ठीक है। याद आ गया आपको ये नोटेशन? कायदे से नोट कर लीजिए, पॉज करिए, पूरा सोल्यूशन कायदे से नोट करिए, एब्जॉर्ब करिए। पहला पार्ट है हमारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, तो एक एक कदम फूंक फूंक के मैं भी रख रहा हूँ और आप भी रखेंगे। फूंक फूंक रखने का मतलब है एक एक बात बहुत क्रिस्टल क्लियर स्लोली स्लोली करते हुआ चलेंगे आगे। फिर स्पीड भी पिकअप करेंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 में हम लोग स्पीड पिकअप करेंगे, डोंट वरी।
लेकिन पहला पार्ट नो बॉदरेशन ऑफ स्पीड, एक बन जाए हम लोगों में, कनेक्शन बन जाए कि कैसे इस टॉपिक को हमें डेवलप करना है, तरीका क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नोट डाउन दिस प्रॉब्लम। ठीक है, नोट कर लिया। अच्छा, अब देखिए क्या सिचुएशन है कि जो टीम सेलेक्ट की गई है इंटेलिजेंशिया कॉन्वेंट से, उसको क्विज नगर जाना है। अच्छा, क्विज नगर में वो इंटरनेशनल मैथ्स क्विज होनी है। क्विज नगर बेसिकली ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट ने एक शहर ही बसा दिया गया जहाँ सिर्फ एक काम होता है, क्विजेज ऑर्गेनाइज की जाती हैं तरह तरह की, ठीक है ना। ऐसे क्विज नगर इस टीम को जाना है, लेकिन क्विज नगर तक जाते जाते डायरेक्ट नहीं पहुँच सकती वो टीम, उसके बीच में n स्टॉपेजेस हैं। nth स्टॉपेज जो है वो क्विज नगर है। अरे n वाला सवाल कई बार बच्चों को डराता है। क्यों डराता है? वही कि n की वैल्यू 1000 भी हो सकती है, 1000 स्टॉपेज भी हो सकते हैं। 1000 स्टॉपेज सुन के लोग बेहोश। लेकिन आप परेशान मत होइए, मेथड अगर हमारे पास है तो n दिया हो, उसमें n की वैल्यू 1000 हो, 2000 हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए प्रैक्टिकली इतने सारे स्टॉपेज नहीं होते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली प्रॉब्लम बनाने वालों का क्या जाता है भाई, कह दिया कि n स्टॉपेजेस हैं, nth स्टॉपेज क्विज नगर है, ठीक है। और देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो SI स्टॉपेज है उसके लिए PI बसेज हैं और QI ट्रेन्स हैं, ठीक है ना, बसेज और ट्रेन्स, करेक्ट। तो इस इन्फॉर्मेशन को टेबुलेट करते हैं। अभी तो देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है। SI PI QI को कैसे समझेंगे? I गोइंग फ्रॉम 1 to n है ना, I गोइंग फ्रॉम 1 to n है। तो मैंने आपको बताया था कि I=1 के लिए सारी ताकत लगा दो। I=1 के लिए आप इसको कैसे पढ़ोगे कि स्टॉपेज S1 के लिए P1 बसेज हैं और Q1 ट्रेन्स हैं, ठीक है। अच्छा, इस इन्फॉर्मेशन को चलिए टेबुलेट करें, तब कुछ और ज़्यादा समझ में आएगा हम लोगों को। ये देखिए, इंटेलिजेंशिया कॉन्वेंट से S1 अगर इस टीम को जाना है तो इसके पास क्या क्या ऑप्शन है? नंबर ऑफ बसेस कितनी है, ये देख लेते हैं भाई। बसेस P हैं, Q हैं, PI बसेस, QI ट्रेन्स, बिल्कुल ठीक, PI बसेस, QI। तो P1 बसेस हैं और Q1 ट्रेन्स हैं। अच्छा, मान लीजिए S1 से S2 जब ये टीम जा रही होगी तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे? P1 बसेस, नहीं P2 बसेस, Q2 ट्रेन्स, और ऐसे S2 से S3 के लिए P3 Q3, और Sn-1 से डॉट 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 करते करते Sn-1 से Sn Pn बसेस, Qn ट्रेन्स, ठीक है। अब जब देखिए जर्नी प्लान करने के नंबर ऑफ वेज देखिएगा, ठीक है। ये इंटेलिजेंशिया कॉन्वेंट से S1 जाने के लिए टीम को बस से जाना है एंड ट्रेन से जाना है, यानी बस से भी जाना है, ट्रेन से भी जाना है। एंड है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं P1 इंटू Q1, जैसे पहले M1 इंटू N1 किया था वैसे ही यहाँ कर देते हैं P1 इंटू Q1, ठीक है। क्लियर हो गया? नहीं नहीं नहीं, अनर्थ हो गया। क्लियर नहीं हुआ, ये तो अनर्थ हो गया, ठीक है ना। अनर्थ इसलिए हुआ, ब्लंडर इसलिए हुआ कि भाई यहाँ पर P1 इंटू Q1 करने में ब्लंडर इसलिए हुआ कि भाई बस से जाना है या ट्रेन से जाना है, तो यहाँ नंबर ऑफ वेज होंगे P1 प्लस Q1। अब देखिए बहुत सोच समझ के मैंने दोनों प्रॉब्लम सेलेक्ट किए। पिछली प्रॉब्लम में पहले जो नंबर्स थे उनका मल्टीप्लिकेशन करना था, लेकिन यहाँ शुरू में एडिशन करना है। तो कोई ये रूल मत बनाओ कि पहले मल्टीप्लाई करना होता है, पहले ऐड करना होता है। अरे रूल ये है कि अगर एंड है तो मल्टीप्लाई करना होगा और अगर और है तो ऐड करना होगा, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। ऐसे S1 से S2 अगर टीम जा रही होगी तो वो बस से जा सकती है या ट्रेन से जा सकती है, तो इसलिए P2 प्लस Q2 डॉट डॉट डॉट, अगर वो Sn-1 से Sn जा रही होगी तो नंबर ऑफ वेज होंगे Pn प्लस Qn, ठीक है। Now the question is, what is total number of ways? Total number of ways. उसके लिए इन ये जो आंसर्स आए हैं इनको या तो मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है, क्या करना होगा? तो उसके लिए सोचना है कि टीम को इंटेलिजेंशिया कॉन्वेंट से S1 जाना है एंड S1 से S2 जाना है एंड S2 से S3 जाना है डॉट 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 एंड Sn-1 से Sn जाना है। कोई एक जर्नी कंप्लीट करके काम नहीं चलेगा, और नहीं है बीच में भाई एंड है। टीम को सारी जर्नीज कंप्लीट करनी होंगी सक्सेशन में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है देन यू ऐड द नंबर ऑफ वेज ऑफ द पार्ट्स ऑफ वर्क, ठीक है। तो क्या क्या वेज आप ऐड करेंगे? नहीं 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 नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे जब सक्सेशन में करना होता है। यही तो इस
पहले वीडियो का मुद्दा है। इसी में अगर कंफ्यूज रह गए तो भाई पहला वीडियो अटेंड करना ही बेकार हो गया। मल्टीप्लाई करना है डॉट 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 Pn प्लस Qn, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। लेकिन भाई लोग कह रहे हैं मज़ा नहीं आया फाइनल आंसर देख के, क्योंकि इतना बड़ा है कि बिल्कुल बेकार लग रहा है, घटिया लग रहा है फाइनल आंसर। कोई कॉम्पैक्ट तरीका हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए ना, मैथ्स में लोगों को चीज़ों को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने में तो बहुत मज़ा आता है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, एक सीरीज़ का सम अगर हो तो उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए सिग्मा नोटेशन का यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए एक सीरीज़ है P1 प्लस P1, P2 प्लस Q2 डॉट 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 Pn प्लस Qn, उसके टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उनका प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जब प्रोडक्ट लिखना हो तो सिग्मा नहीं पाई नोटेशन का यूज़ किया जाता है। तो याद कैसे रखना आपको, एस एस यानी सिग्मा फॉर सम, पी पी, पाई फॉर प्रोडक्ट। ये कैपिटल पाई है, ग्रीक लेटर्स के अल्फ़ाबेट हैं बेसिकली, ग्रीक अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं सिग्मा एंड पाई। सिग्मा इज़ कैपिटल, वो जो सिग्मा मैंने लिखा था वो कैपिटल सिग्मा था, और ये पाई जो लिखा है वो कैपिटल पाई है। चलिए समझते हो आप ये सब। तो यहाँ पर देखिए जनरल टर्म क्या है, पी आई प्लस क्यू आई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें i इज 1 रखेंगे, i इज 2 रखेंगे, तो i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, 1 से लेकर 2 3 डॉट डॉट डॉट, आखिर में क्या रखेंगे, n। तो ये देखिए, ये आपने इसी प्रोडक्ट को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई केवल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इन दोनों प्रॉब्लम्स में, लास्ट की दोनों प्रॉब्लम्स में यूज़ हुआ है, और ये प्रॉब्लम्स बड़े आराम से IIT मेंस या एडवांस में आने लायक हैं, एक छोटे से ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम के फॉर्म में, ठीक है। तो पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रिंसिपल क्लियर हो गया है। क्लियर भाई होना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये प्रिंसिपल शुरू तो होता है, ख़त्म नहीं होता, आगे चल के पूरे टॉपिक में इसका इस्तेमाल होता रहेगा। तो इस कमेंट के साथ इस वीडियो को हम लोग बंद करते हैं। कॉपी आप बंद कर दीजिए, पेन बंद कर दीजिए। बाय, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। बाय बाय।